हेलो एवरीवन, हम लोगों ने शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन में कुछ डेफिनेशंस ऑलरेडी कवर कर ली थी और मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बताई थी कि कोई भी स्कीम इंप्लीमेंटेशन कैसे कैसे किया जा सकता है। कोई भी कंपनी जो भी स्कीम इंप्लीमेंट करती है एम्प्लॉय बेनिफिट की, वो दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकती है, या तो खुद से कर सकती है या बाय वे ऑफ ट्रस्ट कर सकती है। और ट्रस्ट के थ्रू स्कीम इंप्लीमेंटेशन दो केसेस में मैंडेटरी रहेगा। और कौन कौन से दो केस है वो? नंबर वन दैट इज सेकेंडरी एक्विजिशन एंड नंबर टू इज गिफ्ट। इन दोनों मामलों में कंपल्सरीली आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रस्ट अपॉइंट करना ही पड़ेगा। और जब भी हम ट्रस्ट अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो कंपनी क्या करती है? इन जनरल उस ट्रस्टी को लोन दे देती है और लोन लेकर के उनके पास पैसा आ चुका है। अब पैसे से वो क्या कर सकते हैं? शेयर्स खरीद सकते हैं। वो शेयर्स वो कहां से खरीदते हैं? या तो फ्रेश शेयर्स प्राइमरी मार्केट से खरीदते हैं, या फिर वो सेकेंडरी एक्विजिशन भी कर सकते हैं। मतलब फ्रेश शेयर्स की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इशूड शेयर्स वो खरीद सकते हैं। और शेयर्स खरीदने के बाद वो स्कीम बनाते हैं, स्कीम लॉन्च करते हैं, एलिजिबल एम्प्लॉयज को स्कीम दी जाती है, इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, अलॉटमेंट होता है, पैसा आ चुका है, एंड देन पैसा जो लोन लिया था वो रिफंड कर दिया जाता है। तो इस तरह की एक इंटायर प्रोसेस हमने पढ़ी थी। टाइम फ्रेम मैंने आपको बताए थे। टाइम फ्रेम सबसे पहले स्कीम क्या की जाती है? ग्रांट की जाती है। ग्रांट के बाद वेस्टिंग पीरियड चलता है। वेस्टिंग पीरियड ओवर होने के बाद क्या किया जाता है? एक्सरसाइज पीरियड चलता है। एक्सरसाइज पीरियड के अंदर एम्प्लॉय एप्लीकेशन लगाता है, मतलब वो एक्सरसाइज करता है, एंड देन उसको शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं। और जैसे शेयर अलॉट हो जाता है उसके बाद उसका लॉक इन पीरियड कमेंस हो जाता है। याद आ गया सबको? चलो, नेक्स्ट डेफिनेशन इज एक्सरसाइज पीरियड। ये पीरियड कब से स्टार्ट होता है? वेस्टिंग के बाद। और ये कौन सा पीरियड है जिसमें एक्सरसाइज किया जा सकता है? मीन्स द टाइम पीरियड आफ्टर वेस्टिंग। तो ये कब आएगा? आफ्टर वेस्टिंग आएगा। तो वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा उसके बाद, विद इन विच इस टाइम पीरियड में क्या किया जाएगा? एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज हिज और हर राइट टू अप्लाई फॉर शेयर्स। और इसी पीरियड के अंदर एम्प्लॉय एप्लीकेशन लगाने का राइट रखते हैं अगेंस्ट वेस्टेड ऑप्शन या एप्रिसिएशन। अगेंस्ट वेस्टेड ऑप्शन या एप्रिसिएशन। वेस्टेड ऑप्शन बोले तो ईसॉस, और एप्रिसिएशन बोले तो एसएआर। against vested SAR in pursuance of this scheme covered under part A or part C of chapter 3 of these regulation as the case may be। देखो सेम लैंग्वेज हमने कल एक्सरसाइज में भी पढ़ी थी। ऐसा यहाँ पे वही चैप्टर 3 है। पार्ट ए इज फॉर ईसॉस, पार्ट सी इज फॉर एसएआर। इनमें ही ऑप्शंस होते हैं, इनमें ही फ्यूचर की सारी कहानी चल रही है, तो इन्हीं में एक्सरसाइज और एक्सरसाइज पीरियड वगैरह चलता है। डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम? की हाईलाइट्स क्या डेफिनेशन की? नंबर वन, एक्सरसाइज पीरियड कब से कमेंस होगा? आफ्टर वेस्टिंग पीरियड। दूसरी बात, इस पीरियड में क्या होगा? एम्प्लॉय एप्लीकेशन लगाएगा। किस चीज के लिए एप्लीकेशन लगाएगा? या तो शेयर्स ऑप्शंस एक्सरसाइज करने के लिए, या फिर एप्रिसिएशन जो है, वेस्टेड राइट्स जो है उसको एक्सरसाइज करने के लिए। अंडर व्हाट? पार्ट ए और पार्ट सी ऑफ चैप्टर 3। फाइन। एक्सरसाइज प्राइस कौन सी थी? कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था, एक्सरसाइज प्राइस कौन सी है? तो एक्सरसाइज प्राइस कौन सी होती है? जो आप पे करनी है आपको। ऑफर प्राइस में से अर्नेस्ट मनी आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। मान लो ऑफर प्राइस आपकी थी 500, इसमें से 100 रुपए अर्नेस्ट आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो कितना बचा? 400। तो जो 400 अभी आपको देना है और उसको बोलते हैं हम एक्सरसाइज प्राइस। मतलब एक्सरसाइज करते वक्त अगर आपको कुछ पेमेंट करना पड़ रहा है तो उस प्राइस को अपन क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज प्राइस बोलेंगे। प्राइस इफ एनी payable by an employee for exercising the option या SAR granted to such an employee। तो जो भी ऑप्शन या SAR ग्रांट किए गए थे उसको एक्सरसाइज करते वक्त जो भी उसको पेमेंट करना पड़ रहा है वही पेमेंट क्या माना जाएगा? एक्सरसाइज प्राइस माना जाएगा। इन पर्सन्स ऑफ स्कीम कवर्ड अंडर पार्ट ए और सी ऑफ चैप्टर 3 ऑफ दीज रेगुलेशन। ऑर्डन? कोई शक? पक्का? ग्रांट मतलब क्या है? जब कंपनी स्कीम ला रही है उसको क्या बोलते हैं? ग्रांट। प्रोसेस बाय विच कंपनी इशूज, कंपनी क्या इशू कर रही है? ऑप्शन, एसएआर या अदर बेनिफिट्स अंडर एनी ऑफ द स्कीम। तो जब कंपनी कोई भी स्कीम लेके आ रही होती है, चाहे कोई ऑप्शन लेके आ रही होती है या कोई एसएआर ला रही होती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? ग्रांट बोलते हैं। फाइन। ग्रांट डेट
डेट ऑन विच कॉम्पनसेशन कमिटी अप्रूव्स द ग्रांट, तो जिस दिन उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया ना, वही डेट क्या मानी जाएगी, ग्रांट डेट मानी जाएगी। तो डेट ऑफ रेजोल्यूशन बाय कॉम्पनसेशन कमिटी। डेट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब जब भी वो स्कीम बना के अपना रेजोल्यूशन पास कर लेंगे तो वही डेट ग्रांट डेट मानी जाएगी। डेट ऑफ रेजोल्यूशन बाय कॉम्पनसेशन कमिटी। अभी अकाउंटिंग पर्पस पे छोड़। ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, मतलब फ्यूचर का राइट है आपके पास, जिसमें आप चाहो तो एक्सरसाइज कर भी सकते हो और चाहो तो एक्सरसाइज ना करो, आपकी मर्जी है ना। ऑप्शन गिवन टू एन एम्प्लॉय, option given to an employee which gives an employee a right to purchase or subscribe at a future date। तो फ्यूचर डेट पे आपको शेयर्स परचेज करने और सब्सक्राइब करने का आपके पास कोई राइट आता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑप्शन बोलेंगे। द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी, और ये शेयर्स कैसे ऑफर किए गए थे, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्टली किसके थ्रू, यस बाय ट्रस्ट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। क्या प्राइस वाइज सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें। चलो ऑप्शन ग्रांटी कौन है भाई, कौन है ग्रांटी, एम्प्लॉय जिसको ऑप्शन दिया गया है वो कौन होगा, ऑप्शन ग्रांटी होगा। एम्प्लॉय having a right but not an obligation to exercise an option in pursuance of an ESOP। तो जिस एम्प्लॉय को यहाँ पे राइट दिया गया है वही एम्प्लॉय यहाँ पे क्या माना जाएगा, ऑप्शन ग्रांटी है। चलिए रेलेवेंट डेट। अब रेलेवेंट डेट से हमारा क्या मतलब है, ये सारे डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड रट्टा नहीं मारनी आपको, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। इस पे कोई क्वेश्चन ऐसा डायरेक्टली नहीं बनेगा, पर हाँ कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन के लिए यूज आ सकता है ना। रेलेवेंट डेट, अब यहाँ पे रेलेवेंट डेट कौन कौन सी है, ग्रांट के लिए अलग है और एक्सरसाइज के लिए अलग है। ग्रांट के लिए अलग डेट है और एक्सरसाइज के लिए अलग डेट है। तो ग्रांट के लिए कौन सी डेट है, कॉम्पनसेशन कमिटी ने जो रेजोल्यूशन पास करने के लिए मीटिंग कॉल की थी वही डेट क्या डेट मानी जाएगी, ग्रांट के लिए रेलेवेंट डेट मानी जाएगी। जो ग्रांट डेट थी ना, बेसिकली ग्रांट डेट थी ना, वही रेलेवेंट डेट है ना। द डेट ऑफ मीटिंग ऑफ कॉम्पनसेशन कमिटी ऑन विच ग्रांट इज मेड, तो मीटिंग ऑफ कॉम्पनसेशन कमिटी, मीटिंग ऑफ कॉम्पनसेशन कमिटी। एक्सरसाइज के केस में रेलेवेंट डेट कौन सी मानी जाएगी, ऑन विच नोटिस ऑफ एक्सरसाइज इज गिवन टू द कंपनी, मतलब एप्लीकेशन लगा दी जो हमने, एप्लीकेशन बाय एम्प्लॉय, एप्लीकेशन बाय एम्प्लॉय किसको, कंपनी या ट्रस्टी को। और ये एप्लीकेशन किस चीज के लिए, फॉर एक्सरसाइज के लिए, फॉर एक्सरसाइज। तो यही रेलेवेंट डेट मानी जाएगी। तो एक्सरसाइज के लिए जिस दिन उसने एप्लीकेशन लगाई है वो रेलेवेंट डेट है, और ग्रांट के लिए जिस दिन कॉम्पनसेशन कमिटी की मीटिंग हुई थी वो डेट रेलेवेंट डेट मानी जाएगी। ऑल डन, कोई प्रॉब्लम। SAR, ये शॉर्ट नोट आया था एग्जाम में 2018 में, शॉर्ट नोट आया था स्ट्रेट अवे। तो SAR के बारे में जो यहाँ पे लिखा है वो तो है ही, थोड़ा सा अपने हिसाब से इलैबोरेट और कर देना। राइट गिवन टू SAR ग्रांटी, क्या राइट गिवन है, एंटाइटलिंग हिम टू रिसीव एप्रिसिएशन। क्या राइट दिया जा रहा है उसको, जो भी इंक्रीमेंटल वैल्यू है उसका आपको राइट गिवन होगा। ये एप्रिसिएशन फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी, where the settlement of such appreciation कैसे किया जाएगा, by way of cash और शेयर, दोनों में से किसी में भी किया जा सकता है, by way of cash और शेयर। आई होप ये मीनिंग क्लियर है। अच्छा एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहे हैं, SAR सेटल्ड बाय वे ऑफ शेयर्स, इसको क्या बोलते हैं अपन, इक्विटी सेटल्ड SAR, पता है हमें ये। तो शेयर्स के फॉर्मेट में सेटलमेंट होगा तो इट इज नोन एज इक्विटी सेटल्ड SAR। whereas for the purpose of these regulation any reference to stock appreciation right या SAR shall mean equity settled SAR। obviously क्योंकि SEBI का लेना देना शेयर से होता है, SEBI का लेना देना कभी भी
कैश से नहीं होता है, एंड डज नॉट इंक्लूड अ स्कीम which does not directly indirectly involve dealing in or subscribing to purchasing securities of the company। मतलब कहीं भी किसी भी केस में उस स्कीम को हम यहाँ कवर नहीं करेंगे यहाँ पे सिक्योरिटीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चलो एसआर वापस से देखो। नंबर 1 एसआर में हम क्या ऑप्शन दे रहे हैं, एप्रिसिएशन को ऑप्शन दो एम्प्लॉइज को। कौन से एम्प्लॉइज को, एसआर ग्रांटीज को, है ना। और क्या ऑप्शन है, या तो एप्रिसिएशन को कैसे ले लो, बाय वे ऑफ कैश ले लो या बाय वे ऑफ शेयर्स। तो जो शेयर्स लिए जाते हैं उसको इट इज नोन एज इक्विटी सेटल्ड। और जब भी हम इस रेगुलेशन में एसआर की बात करें तो वो हमेशा कौन से वाले होंगे, इक्विटी सेटल्ड ही होगा। ओनली कैश सेटल इसमें फॉल नहीं करेंगे, क्योंकि ओनली कैश सेटल का मतलब क्या हुआ, शेयर्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। और जब शेयर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो सेवी बोलेगा हमारा क्या काम है। तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा इक्विटी सेटल्ड एसआर ही होंगे। सुन लिया सबने, जाग रहे सब, ठीक है। एसआर क्या है, एसआर मतलब एसआर ग्रांट टू द एम्प्लॉय, बकवास डेफिनेशन। एसआर ग्रांटी मींस एम्प्लॉय जिसको एसआर ग्रांट किया गया था, ये भी बकवास। एसआर प्राइस कौन सा प्राइस है, बेस प्राइस डिफाइंड ऑन द ग्रांट डेट, मतलब जिस दिन आप स्कीम ग्रांट करे थे उस दिन आपने प्राइस जो मेंशन किया था वही क्या है आपका एसआर प्राइस है। ट्रस्ट कौन है, जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में स्टैब्लिश किया गया, रजिस्टर्ड है। वेस्टिंग, वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, वेटिंग पीरियड है, और दिस पीरियड के बाद ही आप एंटाइटल होंगे, मतलब एंटाइटलमेंट का पीरियड जो होता है दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड। प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉय बिकम्स एंटाइटल्ड टू रिसीव द बेनिफिट, मतलब इसके बाद ही आप एंटाइटल्ड होंगे, दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग। और कितने पीरियड तक वेट करोगे वो सब क्या है, वेस्टिंग पीरियड होगा। पीरियड ड्यूरिंग विच वेस्टिंग ऑप्शन एसआर और बेनिफिट ग्रांटेड अंडर एनी ऑफ द स्कीम टेक प्लेस। अच्छा ये सारी बातें तो ठीक है इन जनरल, वैसे भी आप फ्लो चार्ट से मैंने ऑलरेडी बना दिया था आपको। ग्रांट होगा सबसे पहले, चलो एक बार वापस से फ्लो चार्ट बना रही हूँ, वापस ध्यान से सुन लेना। नंबर 1 कॉम्पनसेशन कमिटी ने रेजोल्यूशन पास किया, कर दिया पास, तो यहां से स्कीम क्या स्टार्ट हो गई, ग्रांट, है ना, ये हो गया ग्रांट। और ये डेट ही क्या थी हमारी, ग्रांट डेट। अब उसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन लगाएंगे एम्प्लॉइज, देन जो भी है ऑप्शन उनको दे दिया जाएगा, ऑप्शन अलॉटेड है, ऑप्शन अलॉटेड है। अभी अभी यहाँ पे कोई शेयर नहीं मिल रहा है, शेयर तो बाद में मिलेगा। फिर हम एक पीरियड तक वेट करेंगे और दिस पीरियड इज कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड। और ये पीरियड क्या होता है, पीरियड ऑफ एंटाइटलमेंट, मतलब इस पीरियड के बाद ही एम्प्लॉय एंटाइटल होगा। फिर वेस्टिंग पीरियड के बाद कौन सा पीरियड स्टार्ट होगा हमारा, एक्सरसाइज पीरियड। ड्यूरिंग विच application can be made for allotment of share, इस पीरियड में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। फिर फाइनली एम्प्लॉय मेक एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन किसको लगाएगा, एम्प्लॉय टू कंपनी या ट्रस्ट को। अब एप्लीकेशन लग चुकी है, एप्लीकेशन के बाद उनको क्या मिलेगा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और शेयर्स अलॉटमेंट के बाद, शेयर्स अलॉटमेंट के बाद कौन सा पीरियड स्टार्ट होगा, लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड। ये सारे टर्म्स इसमें यूज हो गए।
यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब हम इंपॉर्टेंट कंडीशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अगर हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम बाय वे ऑफ ट्रस्ट करेंगे तो क्या क्या कंडीशंस हमें फुलफिल करनी है। पहले लैंग्वेज पढ़ूं या पहले प्रोविजन बता दूं? प्रोविजन बता दूं पहले? चलो ठीक, नोटेड है ये? फाइन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम थ्रू ट्रस्ट रेगुलेशन नंबर 3 की कंडीशंस जो हैं। रेगुलेशन नंबर याद नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोविजन याद कर लेना। जहां याद करना होगा मैं बता दूंगी, कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें याद करेंगे, बाकी नहीं याद करेंगे, है ना। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम बाय वे ऑफ ट्रस्ट मुझे करना है, तो कैसे कैसे करेंगे? देखो पहली कंडीशन क्या बोलता है, इम्प्लीमेंटेशन बाय वे ऑफ ट्रस्ट। क्या ये आपका डिस्क्रिशन है कि आप ट्रस्ट को अपॉइंट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? हाँ, ऑब्वियसली डिस्क्रिशन है हमारा। हम चाहे तो स्कीम खुद से इंप्लीमेंट कर लें या किसके थ्रू कर लें, ट्रस्ट के थ्रू कर लें, है ना। तो इंप्लीमेंटेशन आप वॉलेंट्री भी कर सकते हो और आप कंपल्सरीली ट्रस्ट के थ्रू करना ही पड़ेगा। अच्छा, वॉलेंट्री में तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद से कर लो या ट्रस्ट से करा लो, है ना। लेकिन कंपल्सरी में आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको कंपल्सरीली किससे कराना पड़ेगा, ट्रस्ट से ही कराना पड़ेगा। और कौन कौन से दो केसेस में ट्रस्ट से कराना पड़ेगा? सेकेंडरी एक्विजिशन एंड गिफ्ट। आप जो भी कुछ करना चाह रहे हो, जैसा भी कुछ करना चाह रहे हो, ये आपको अप फ्रंट डिसाइड करना होगा। आप स्कीम खुद से इंप्लीमेंट करोगे, आप ट्रस्ट के थ्रू कराना चाहते हो, वट एवर यू आर प्लानिंग यू विल हैव टू डिसाइड अप फ्रंट, है ना। तो इंप्लीमेंटेशन जो भी आप करना चाहते हैं अप फ्रंट डिसाइड करना है। अप फ्रंट कब डिसाइड करना है? जिस दिन आप स्कीम लॉन्च करने के लिए एसआर पास कराओगे, उसी दिन यहां पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम स्कीम कैसे इंप्लीमेंट करवाने वाले हैं। तो अपफ्रंट कब? एट टाइम ऑफ पासिंग एसआर। तो जब आप एसआर पास कराने वाले थे उसी वक्त, देखो आपको पता है जब भी आप ईसॉस इशू करते हो या कोई स्वेट इक्विटी या इस तरह की कोई भी स्कीम लेके आते हो, तो आपको एग्जिस्टिंग मेंबर से कंसर्न लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा आपको? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। आई होप सबको पता है स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, वो ऐसा है जिसको नहीं पता है। तो हमें कितनी परसेंट कंसर्न लेनी है यहाँ पे? 75% कंसर्न लेनी है। तो यहाँ पे ऐसा जब पास करा रहे थे उसी वक्त हमने इमीडिएटली बता दिया कि हम भी खुद से करेंगे या हम ये ट्रस्ट के थ्रू कराएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ट्रस्ट के थ्रू कराना है तो आपको अलग से सेपरेट एसआर पास कराना पड़ेगा। ट्रस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सेपरेट एसआर, 2 बार एसआर पास करना पड़ता है, एक बार स्कीम के लिए एसआर और एक ट्रस्ट के लिए एसआर। और अगर आप खुद से ही कर रहे हो इटसेल्फ तो फिर एक ही एसआर पास कराना पड़ेगा, सिर्फ स्कीम का एसआर। गॉट इट? समझ में आ गई ये बात? अब आगे सुनो। क्या आप अपने डिसीजन कभी चेंज करते हो या हमेशा अपने डिसीजन में बने रहते हो? बहुत चेंज करते हैं, है ना। हम बहुत सारी गलतियां भी करते हैं और फिर बहुत बार लगता है कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमें कुछ चेंज करना है। अच्छा, अपनी लाइफ में क्या मेजर चीजें चेंज की है जिसको लगता है कि आपको कि यार ये यू टर्न हो गया इसको करने के बाद, मेजर चीजें चेंज की हो? क्या चीज किया है? स्ट्रीम चेंज कर ली। हाँ, अपन पहले कौन सी स्ट्रीम से थे? ह्यूमैनिटीज से थे और फिर अब हम यहाँ आ गए, ठीक है। काफी बड़ा ह्यूज चेंज किया। उसके अलावा और किस किसने क्या क्या चेंज किया है? कुछ चेंज नहीं किया? अरे सब लोग शुरू से कॉमर्स में ही हो। स्ट्रीम चेंज किया किसी ने? अच्छा, साइंस से अपन कॉमर्स में आए, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब हमने क्या किया, मतलब जरूरी नहीं है कि हमने एक बार डिसीजन ले लिया तो वो एकदम फिक्स ही हो गया है ना। हम चीजें चेंज करते रहते हैं। अच्छा, ये बताओ 12th तक आप में से किसने सोचा था कि आप सीएस करोगे? 12th तक, 12th तक सोच लिया था कि सीएस करने वाले हो? 1 2 3?
ओके, सिर्फ इतने सारों में से सिर्फ 3 ने सोचा था कि हम सीएस करेंगे, बाकियों ने या तो सोचा ही नहीं था, या सोचा था तो सीएस नहीं कुछ और सोचा होगा, और फिर प्लानिंग चेंज कर ली। क्या सोचा था अपन ने? अच्छा भाई कर लेगा भाई, अपन दूसरा कोर्स कर लेते हैं। सही बात है, खौफ आइडिया। यस, कोई प्लानिंग नहीं था, हम ऐसे ही थे मजे में, ठीक है, कोई प्लानिंग नहीं थी 12 तक, मस्ती वाली लाइफ। हाँ ठीक है, बोले सोच लेंगे बाद में देखा जाएगा। अच्छा अपना तो एकदम अलग ही था सीन, नीट वीट की तैयारी, ठीक है। यस, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, फिर प्लानिंग कैसे बन गई? और ये कब आए ऑप्शन? 12th के बाद? 12th तक कभी कुछ नहीं सोचा था? ओके हाँ हाँ ओके, और फिर अपन ने फर्स्ट ओपिनियन सीएस ही सोचा? सही है। यस, अच्छा सीए इंटर दे चुके अपन, तो फिर सोचा ठीक है अब यहाँ पे कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अपन ने तो सीएस ही सोचा था। यस हाँ ललित, क्या सोचा था? सीएस नहीं करता तो सीए करता? अच्छा तू क्या करता? वो तो आपको पता, हम क्या करते ये तो मुझे कैसे पता? अच्छा यही करने वाले थे, अरे सही है एकदम। हाँ जी बेटा। हाँ हाँ जी यस बेटा, आपने क्या सोचा था? दोस्त ने बताया, और दोस्त ने क्या सोचा था? हाँ अच्छा नहीं बताया, झूठ बोल रहे हो। अच्छा उस जिसने बताया उसने नहीं किया और आपने कर लिया, ये भी सही है एकदम, दो फंसा के चले जाते हाँ जी बेटा, आपने क्या सोचा था पहले? सॉरी, अच्छा किसी ने बताया स्टार्टिंग से सीएसई प्लानिंग थी, फाइन। तो आप में से सबकी स्टार्टिंग सीएस प्लानिंग थी? कुछ और सोचा था? बता दो फिर क्या सोचा था। अकाउंटिंग में सीए का सोचा था, फिर क्यों नहीं किया? हाँ तो फिर तो सोच ही नहीं सकते हम प्रैक्टिकल अगर प्रैक्टिकल का हो गया तो फिर हम सोच भी नहीं सकते, तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट लॉज बेस्ट ऑप्शन है। हाँ जी, और किसने क्या सोचा था? कुछ और फ्लैट दिया था? लाइव वाले बच्चे बता सकते हैं और क्या सोचा था आप लोगों ने? सीए का सोचा था। हाँ पहली थॉट तो हमेशा कॉमर्स वालों को सीए की आती है, राइट, बिल्कुल सही बात है। हाँ मैंने भी सीए का ही सोचा था, मैंने भी सीए का सोचा था, एंड आई वाज टू गुड इन प्रैक्टिकल्स। मेरे तो अकाउंट्स में मार्क्स भी ऐसे आते थे पूरे पूरे ऑलमोस्ट। आई वाज फ्रॉम आरबीएससी बोर्ड, तो हमारे ना 150 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, 150 मार्क्स का, तो 150 मार्क्स में से आई सिक्योर्ड 145। तो मेरी अकाउंटिंग अकाउंटिंग तो बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छी थी। तो मेरा तो माइंड सेट एकदम क्लियर था, सीए करना है। फिर उसके बाद है ना, मेरे कजन मामा है, ही सेड कि भाई सोनम एक बात बता, पूरी दुनिया सीए कर रही है ना, तू भी भीड़ का ही पार्ट बन जाएगी, तो तेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमेशा वो कोर्स करना चाहिए जिसमें कम लोग हो। और फिर ही सजेस्टेड कि यार सीएस है ना एक बहुत ही ग्रूमिंग, अभी नया कोर्स, क्योंकि नया कोर्स तो ऑब्वियसली 1980 में ही तो आया है हमारा सीएस वाला कोर्स, और उस टाइम पे सीएस लोग ज्यादा जानते भी नहीं थे, जिस जमाने में मैंने किया था ऑब्वियसली, वहां पे अवेयरनेस। तो अब सोच लो उस टाइम पे तो कोई जानता ही नहीं था कि व्हाट इज कंपनी सेक्रेटरी। तो उन्होंने बोला अगर ये करेगी ना तो पासिंग रेशियो बहुत ज्यादा रहेगा, है ना, क्योंकि देखो जहां भीड़ होती है, अभी जैसे नीट में 20 लाख एस्पिरेंट्स जो हैं वो लोग एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन सीट्स तो बहुत ही लिमिटेड है ना। आप देखो बच्चे आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरजेएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाखों लाखों बच्चे वहां पे कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं, और सीट्स कितनी है? 50, 100, 200, राइट। तो अच्छे अच्छे बच्चे भी फेल हो रहे हैं वहां पे, है ना, जो एक्चुअल में कैलिबर रखते हैं वो भी पास नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में उन्होंने मेरा माइंडसेट किया कि भाई तू ऐसा काम कर, ऐसा कोर्स कर जिसमें ना फालतू में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है ऑब्वियसली, बट है ना
बट हाँ, ऐसा फालतू में फेल नहीं होगी क्योंकि कंपटीशन उतना नहीं है। और बात तो सही है एकदम। तो मेरे माइंड में सेट हो गया भैया अब सीए नहीं करेंगे, अपन तो सीएस ही करेंगे। फिर मैंने सीएस के बारे में पता लगाया, मैंने कहा यार ये तो सही है, कंपनी का एकदम कॉर्पोरेट कंप्लायंस ऑफिसर ये वो। और मेरे को तो एकदम ऐसा ड्रीम हो गई थी कि कंपनी में जाकर के कंप्लायंस ऑफिसर बनना है। अब सोचो मैं फिर कुछ और ही काम कर रही हूँ अगेन। और फिर से एक और यू टर्न, मेरी लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टीचिंग करूंगी। मेरी जिंदगी में सबसे जो था ना लास्ट नंबर पे प्रोफेशन आएगा, दैट इज टीचर। आई यूज टू से ऑलवेज टीचर मीन्स फॉर टीचर। सीरियसली बोल रही हूँ मैं, ये मेरा लिटरली स्टेटमेंट होता था। और क्यों होता था उसके पीछे भी एक लॉजिक है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में क्या करते हैं, टीचर्स को बहुत बुली करते हैं ना। अब ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना के टीचर्स के ऊटपटांग नाम निकालते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो आई यूज टू हेट दीज थिंग्स। मैंने कहा यार एक तो पढ़ा रहे हैं, ऊपर से अब ग्रुप बाजी बनती है तो फिर क्या होता है कि आपको हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ता है। और पता नहीं क्या क्या भाई, क्या क्या निकनेम निकाल रखे थे टीचर्स के स्कूल में, और क्या क्या तो बोलते थे। तो ऐसे में ना मुझे लगता था कि यार बहुत ही वैसा प्रोफेशन खराब है। फिर थोड़ा थोड़ा मेच्योरिटी लेवल आया बाद में, तो ऐसा लगा ठीक है बच्चों तो बच्चे हैं, बोलेंगे सो बोलेंगे, जो खुद को अच्छा लगता है वो करना चाहिए। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर तो वो पड़ोस वाली भाभी वो एकदम दीदी पढ़ा दो मेरे बच्चे को, दीदी पढ़ा दो। अब वो छोटा बच्चा भाई इतना खतरनाक, पढ़ा दो, कैसे पढ़ा दो, पीछे पड़ गई, नहीं पढ़ाना पड़ेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा। अब भाई खुद की आफत मेरे को डाल के जा रही है ताकि 1 घंटा वो फ्री हो जाए। ठीक है भाई, अब पीछे पड़ गई तो क्या ही करूं मैं, घर छोड़ गई, पढ़ाना ही पड़ेगा। फिर उसको एक को देख करके ना 4-5 भाभी और एक्साइटेड हो गई, बोले अरे दीदी संभालो। मैंने कहा क्रैच नहीं खोली भाई। अब कौन सी क्लास के बच्चे, नर्सरी वाले बच्चे, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले बच्चे, वो ऐसे ना ऐसे भयानक वाले। एक ऐसा बच्चा था ऐसे ना खरगोश जैसा दिखता था, और उसका नाम था नमन, है ना। अब इतने साल पहले वाली बात है। अब मैं उसको बोलती थी नमन बेटा लिखो, और वो हाथ ना यूं कर लो, नहीं लिखूंगा मैं, नहीं लिखूंगा, कुछ ही कर लो। तो मैं उसको लालच देती थी, अच्छा मैं काइट दूंगी आपको, काइट दो पहले। अब उसको पतंग दे दी। उसके बाद मैंने कहा अब लिख ले भाई, नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। मैंने कहा यार कितना लालची है, काइट ले ली फिर भी नहीं लिख रहा है। तो 1 साल तक मुझे इन बच्चों ने बहुत परेशान किया, बट धीरे धीरे मुझे इतना अफेक्शन आ गया उन बच्चों के साथ, बहुत अच्छा लगने लग गया। फिर उसके बाद 1 साल मैंने इतने छोटे बच्चे पढ़ाए, फिर उसके बाद तो 11th-12th के बच्चे पढ़ने लग गए। When I was in second year, I was taking classes of 11th-12th, अकाउंट्स और ये सब कुछ। और जब तक मैं सीएस बनी ना तब तक तो मैं फुल फ्लेजेड टीचिंग में आ चुकी थी। एंड उसके बाद अब मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़े, तू सीएस बन गई, जा जॉब कर। और मैं बोली नहीं जॉब नहीं करूंगी, अब मुझे टीचिंग ही अच्छा लगता है। So it means what? Every time you change your decisions. It's not like that from the very first day कि you have decided you will do this thing. तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। और अब मुझे ये प्रोफेशन इतना अच्छा लगता है, तो कोई फटीचर बोले कि कुछ ही बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। We love this profession, है ना। तो अब चाहे तबीयत खराब हो ना तो भी क्लास में आके खड़ी हो जाओ, मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। इतने प्यारे प्यारे बच्चे देख लेती हूँ ना मैं, तो ऐसे बस दिल खुश हो जाता है मेरा। तो इतने प्यारे प्यारे, और क्या बच्चे प्यारे। और वैसे भी हमारे ना सीएस में प्यारे बच्चे ही होते हैं, हाँ ऐसे खतरनाक बच्चे नहीं होते। राइट। तो अभी ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ प्रोविजन हम पढ़ रहे थे, तो कंपनी ने अपफ्रंट डिसाइड किया कि हम खुद से करेंगे। बाद में विचारधारा चेंज हो गई भाई कि खुद से नहीं करेंगे, हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रस्ट के थ्रू स्कीम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं पत्थर की लगी हो गई भाई तुमने डिसाइड करा अपफ्रंट, अब तो तुम्हें वही करना पड़े। इट्स नॉट लाइक दैट। इसका मतलब मोड ऑफ इंप्लीमेंटेशन may be altered late। अब वापस भावुकता से सब बाहर आ जाए और सीरियस नोट पे प्रोविजन को समझ लें। मोड ऑफ इंप्लीमेंटेशन मे बी ऑल्टर्ड लेटर, लेकिन सिंपल कंडीशन है ऑल्टरेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा।
ऑल्टरेशन के लिए हमेशा आपको एसआर पास करना होगा। कोई शक? लैंग्वेज पढ़ दूं? नोटेड? A company may implement a scheme either directly or by setting up of irrevocable trust. दोनों ऑप्शन आ गए। If the scheme is to be implemented through a trust, the same has to be decided upfront at the time of taking approval of the shareholders for setting up of the scheme. तो जिस टाइम पे आप स्कीम सेटअप के लिए शेयरहोल्डर से अप्रूवल ले रहे थे, एसआर पास कर रहे थे, उसी वक्त आपको लगे हाँ तो एक और एसआर पास करना पड़ेगा कि हम स्कीम इंप्लीमेंटेशन किसके थ्रू कराना चाहते हैं, ट्रस्ट के थ्रू। However, if the prevailing circumstances so warrant, the company may change the mode of implementation of this scheme subject to the condition that fresh approval of shareholders by SR is obtained prior to the implementation such a change। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं मोड ऑफ इंप्लीमेंटेशन तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको प्रायर एसआर पास करना होगा। एंड दैट सच चेंज इज नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। और ऑब्वियसली अगर आप ऐसा कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो उससे एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट पे एडवर्स इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज में कोई परेशानी? ये जो चेंज कर रहे हो, जो भी आप मोड ऑफ ऑल्टरेशन कर रहे हो, नॉट प्रीजुडिशियल, not prejudicial to interest of employees, not prejudicial to interest of employees. Is this clear? Then further, it is provided that scheme involves secondary acquisition या gift or both, then it shall be mandatory for the company to implement such a scheme through a trust। तो अगर आपकी स्कीम में सेकेंडरी एक्विजिशन या गिफ्ट इन्वॉल्व है या बोथ इन्वॉल्व है तो कंपल्सरीली स्कीम किसके थ्रू इंप्लीमेंट होगी? ट्रस्ट के थ्रू ही इंप्लीमेंट होगी। क्या ये पूरा फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? तो इसका पूरा हमने चार्ट बना लिया, सारी बातें कवर हो चुकी हैं। अच्छा, आप सेकेंड पॉइंट सुन लो। हमने यहाँ पे क्या किया? ट्रस्ट अपॉइंट कर लिया, ये तो पहली कंडीशन हो गई हमारी। अब हमने ट्रस्ट अपॉइंट कर लिया। ट्रस्ट क्या हम सिंगल ट्रस्ट से मल्टीपल स्कीम्स इंप्लीमेंट करवा सकते हैं क्या? सिंगल ट्रस्ट से मल्टीपल स्कीम मतलब ये थोड़ा ना हर एक स्कीम के लिए एक सेपरेट ट्रस्ट बनाओगे, दैट ऑब्वियसली। तो सिंगल ट्रस्ट क्या कर सकता है? मल्टीपल स्कीम लॉन्च कर सकता है। सिंगल मल्टीपल स्कीम अलाउड है, लेकिन फिर एक परेशानी होगी कि आपने शेयर्स जो इकट्ठे किए उसमें कैसे पता चलेगा ईसॉस के शेयर्स कितने हैं, ईएसपीएस के कितने हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सबकी सेपरेट अकाउंटिंग रखनी पड़ेगी ताकि आपको ये पता चल सके एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई इस स्कीम के इतने शेयर्स हैं, इतना पैसा यहाँ लग चुका है, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए, सेपरेट अकाउंटिंग। and fair disclosure of each scheme, separate accounting and fair disclosure of each scheme। तो हर स्कीम का आपको सेपरेट अकाउंटिंग रखना है और प्रॉपर फेयर डिस्क्लोजर रखना है। ठीक बात है? लैंग्वेज देखेंगे। कंपनी में इंप्लीमेंट several schemes as permitted under these regulations through a single trust. However, such single trust shall keep and maintain, उसको क्या करना पड़ेगा? कंपल्सरली प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स किसके लिए? फॉर ईच सच स्कीम so as to explain its transaction and to disclose at any point of time the financial position of each scheme and particular give a true and fair view of the state of affairs of each scheme। तो हम separate proper accounting maintain करेंगे
प्लस हर स्कीम का ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर भी देंगे। क्या ये सेकंड पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? चलो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। 2 पॉइंट याद हो गए सबको? पहला पॉइंट क्या था? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम कैसे होगा, या तो और वॉलेंट्री में खुद से या ट्रस्ट के थ्रू, और कंपल्सरी में तो ट्रस्ट के थ्रू। और कौन कौन से 2 केसेस हैं? सेकेंडरी क्वेश्चन और गिफ्ट। और अगर ट्रस्ट अपॉइंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा अपफ्रंट बताना पड़ेगा। और अगर पहले नहीं डिसाइड किया तो चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा? ऐसा। नंबर 2, सिंगल ट्रस्ट मल्टीपल स्कीम लॉन्च कर सकते हैं, और हर स्कीम का सेपरेट एंड प्रॉपर अकाउंटिंग रखेंगे, प्लस प्रॉपर एंड फेयर डिस्क्लोजर भी हर स्कीम का होना चाहिए। ओके अच्छा, आप एक बात बताओ, आपने ट्रस्ट अपॉइंट किया तो ट्रस्ट डीड बनेगी कि नहीं बनेगी? वो तो बनेगी बनेगी। तो तीसरी कंडीशन क्या बोलता है? जो आपने ट्रस्ट बनाया है तो ट्रस्ट के लिए आपको एग्जीक्यूट करनी है ट्रस्ट डीड, ठीक है। अब जो ये ट्रस्ट डीड होगी वो स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होगी, जो सेबी बताएगा, है ना। ट्रस्ट डीड कौन से फॉर्मेट में होगी? स्पेसिफाइड बाय सेबी। अब ट्रस्ट डीड में आपने क्या डाली होगी? टर्म्स एंड कंडीशन डाली होगी ना। अच्छा, और वही बाद में फ्यूचर में मॉडिफिकेशन भी हो सकता है इसमें। तो जो भी आपकी कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, या जो भी मॉडिफिकेशंस है, ये सब आपको किसको इन्फॉर्म करना है? स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज किसको इन्फॉर्म करोगे? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करोगे। ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन डालेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन या उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन है तो यू विल हैव टू इन्फॉर्म टू द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक बात? देखो, ट्रस्ट डीड under which trust is formed shall contain provisions as specified part A schedule 1, तो ये सब कुछ याद नहीं करना है, as specified, है ना। and trust deed and any modification thereto shall mandatorily filed with the recognized stock exchange where the shares of the company are listed. is this clear? यहां तक कोई प्रॉब्लम? तीनों कंडीशन याद हो गई सबको? अब जो नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो बता रहे हैं ट्रस्टी कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता, मतलब ट्रस्टी की डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा एक बात बताओ, ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो किसी बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रस्टी। मतलब जिसमें हम ट्रस्ट रिपोज करते हैं और हम ये भरोसा करते हैं कि ये बेनिफिशियरीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। जस्ट लाइक जैसे मान लो आपने देखा होगा बहुत सारे टेम्पल्स होते हैं, उन टेम्पल्स के ट्रस्टी होते हैं। हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल के ट्रस्टी होते हैं। स्कूल्स के ट्रस्टी होते हैं, है ना। तो सारा मैनेजमेंट कंट्रोल उनके हाथ में होता है और हम ये बिलीव करते हैं कि जो भी बेनिफिशियरी, जैसे हॉस्पिटल में कौन बेनिफिशियरी? पेशेंट। स्कूल में बेनिफिशियरी कौन है? स्टूडेंट्स। और मंदिरों में बेनिफिशियरी कौन है? जो भी डिवोटीज आते हैं मंदिर में, वो सब लोग। तो ये सारे बेनिफिशियरीज हैं, तो इनके बेनिफिट को ध्यान में, जैसे मान लो हमारा मोती डूंगरी मंदिर है, गणेश जी का मंदिर, पता है सबको, ट्रस्ट में है ये। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि टाइम टू टाइम काफी डेवलपमेंट हुआ, जैसे शेड्स लगा दिए उन्होंने। तो जो भी चढ़ावा आता है मंदिर में, उस चढ़ावे से क्या किया जाता है? एक तो मंदिर का सारा साफ सफाई, है ना, वहाँ का डेकोरेशन, बाहर का सारा क्लीनलीनेस, है ना, प्लस साथ ही में वहाँ पे जो पुजारी की फीस जो भी होती है, पैसे वैसे जो भी उनको देते हैं, मतलब सब कुछ उस काम से सारा कुछ मैनेज किया जा रहा है। बाहर बहुत सारे डिवोटीज की लाइन लग जाती है, और स्पेशली एग्जाम के दिनों में तो इतनी लाइन लग जाती है कि पूछो ही मत। बच्चे वैसे जाए ना जाए, पर ऐसे एक रिजल्ट वाले दिन और पता नहीं वेंसडे को, है ना, जरूर जरूर जाएंगे, है ना। भगवान प्लीज इस बार पास करा देना, अगली बार पढ़ लेंगे पक्का, है ना। अभी 25 तारीख को रिजल्ट आएगा, उससे पहले सब लोग जाओगे यार और बोलोगे भगवान इस बार देखो हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, प्लीज फर्स्ट ग्रुप पास करा देना। जैसा नहीं करते हो, ऐसा नहीं करते? कौन कौन ऐसा नहीं करता है? अच्छा क्या बात है, एकदम मेहनत पे बिलीव करने वाले लोग हैं, हाँ गुड है। अच्छा तो अब यहाँ पे जो भी आप सब डिवोटीज हैं, बच्चे चक्कर खा के ना गिर जाएं धूप में,
तो उन्होंने क्या लगा दिया, शेड लगा दिया। तो ट्रस्टी का काम क्या होता है, बेनिफिशियरीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। मान लो मैंने आज कोई स्पोर्ट्स एकेडमी खुलवानी है और मैंने वहां पे अपनी एक जमीन जो है वो ट्रस्ट में दे दी, और वहां पे मैंने बोला कि यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस के लिए सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होंगी, तो यहाँ पे पब्लिक एट लार्ज कौन हो गया, बेनिफिशियरी हो गया। अब जिन ट्रस्टीज को मैंने वो प्रॉपर्टी दी है, मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो उसी पर्पस के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज करे जिस पर्पस के लिए उनको दी गई है। पता चले मैंने स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए दी, उन्होंने अपना वहां पे खुद का मकान बना के खुद रहने लग गए, चलेगा कैसा? तो ऐसा कोई भी चीज जहां पे आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तब तो डेफिनेटली इंसान बर्बादी करेगा ही करेगा। तो ट्रस्टी हमेशा कौन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। कौन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। हम बोल रहे हैं एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला पर्सन चाहिए, तो भाई कंपनी के मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स को कतई एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। वो क्या चाहेंगे, भाई कंपनी का पैसा हमें मिल जाए, है ना, हमें ज्यादा रेम्युनरेशन मिल जाए, क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉइज को दे दिया तो फिर हमारे लिए कम बचेगा। तो इसलिए कुछ डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है कि कौन कौन लोग यहाँ पे ट्रस्टिंग नहीं अपॉइंट हो सकते हैं, उनकी इंडिपेंडेंसी बहुत मैटर करेगी। ठीक है, तो क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है उसको अपन कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, हमारा टाइम हो गया है। तो आज हमने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ा है इंप्लीमेंटेशन, और इसकी 3 कंडीशंस हमने पढ़ ली है। डेफिनेशन हमारी बहुत सिंपल है, आप फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में याद कर लें। ठीक है।